नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त विजय लक्ष्मी और आज आपको चकाचौंध कर देने वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने वाली हूं जिसे सुनकर ना सिर्फ आप भौचक्के रह जाएंगे बल्कि दांतों तले उंगली दबाने को भी मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, ये ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री की ओर रुख करने वाले तमाम टैलेंट की आंखें खुल जाएंगी। आज हम आपको बताएंगे कि इससे जहां दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत जैसे मंजे हुए कलाकार आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं, तो वहीं इंडस्ट्री में वर्षों से चलते आ रहे परिवारवाद का शिकार अपने जमाने के सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र भी हो चुके हैं। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां खान परिवार का दबदबा बढ़ चढ़कर बोलता है, तो वहीं सुशांत सिंह के आत्महत्या मामले में शाहरुख खान हो या रोहित शेट्टी, टाइगर श्रॉफ हो या सलीम खान, सभी ने चुप्पी साध रखी है। जबकि परिवारवाद के खिलाफ दबंग के निर्देशक अभिनव से लेकर बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के अलावा पायल रोहतगी ने हल्ला बोल दिया है। टैलेंट वर्सेस बॉलीवुड की इस लड़ाई में धर्मेंद्र के वायरल हो रहे एक बयान ने भी तड़का लगा दिया है। उनका खुद का भी मानना है कि वाकई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में परिवारवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है, जबकि टैलेंट को किसी न किसी बहाने कुचल कर रख दिया जाता है। बहरहाल सुनिए सबसे पहले सुशांत राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का पूरा वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide that। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने कंगना रनौत की केवल एक झलक भर देखी है, जबकि इंडस्ट्री में परिवारवाद किस हद तक बढ़कर बोल रहा है। दबंग के निर्देशक अभिनव ने खुद अपने फेसबुक वॉल पोस्ट पर कहानी बयान की है। इससे पहले चलिए सुनिए पूरा वीडियो पायल रोहतगी की जुबानी कि वे क्या कुछ इंडस्ट्री के बारे में कहती हैं। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए आखिर तक, हम आपको एक एक कर बॉलीवुड इंडस्ट्री की हकीकत से रूबरू कराएंगे। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के लिए बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है और इन बहुत सारे लोगों में प्रोमिनेंट नेम्स है एकता कपूर, करण जौहर एंड सलमान खान। द बॉलीवुड गैंग जो समझता है कि वो बॉलीवुड को कंट्रोल करता है, मगर इन नामों में से एकता कपूर और करण जौहर को पद्मश्री दिया जा रहा है बाय द मोदी सरकार। मुझे लगता है कि इनको अब पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट डिजर्व इट आफ्टर व्हाट दे डू टू न्यू कमर्स एंड एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स। जी हाँ, ये लोग गैंग बनाते हैं, लोगों से काम छीनते हैं अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती। एंड ऑब्वियसली जब इनकी ये सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है, तो as an Indian citizen, I would not like to see an Ekta Kapoor and an Karan Johar receiving a national award, that is a Padam Shri, for their contribution in cinema। एकता कपूर ने कहा है कि उसने तो सुशांत सिंह राजपूत को ब्रेक दी है, मगर एकता कपूर तो इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है कि वो ब्रेक उन्हीं लोगों को देती है जो न्यू कमर्स होते हैं, सो दैट वो उनसे 20-20 घंटे काम करा सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या ना के बराबर पैसे में। क्योंकि जब मैंने उसके साथ नच बलिए में काम किया था, तो हमने हमारी पेमेंट मांगने के लिए 3-3 महीने तक हमको लटकाया था, एज इफ वी आर सम
some beggars. That's how they work. That's how these television producers make money. They don't even give you payment that you deserve because they want to keep the payment with themselves so that they can earn money from the interest on that money. तो एकता कपूर आपने किसी को ब्रेक नहीं दिया, आप न्यू कमर्स को ब्रेक देती है so that आप न्यू कमर से 20-20 घंटे काम करा सके, जबकि रूल है कि 12 घंटे से ज्यादा शूटिंग नहीं होनी चाहिए। रही बात करण जौहर की, करण जौहर, you say that you work with stars, you can work with stars and moons and whatever you feel like, because from now onwards nobody is going to watch your film. So take away the Padam Shri that has been awarded to Karan Johar and Ekta Kapoor, and that is my request to Modi सरकार। नमस्ते। बॉलीवुड के इस खेल में जहां टीवी की दुनिया की माने जाने वाली क्वीन एकता कपूर का नाम शामिल है, तो वहीं यशराज बैनर जैसे टैलेंट एजेंसियां भी टैलेंट को कुचलने का काम करती हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत भले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए हों, लेकिन वे जहां भी होंगे सुकून से होंगे कि उनके टैलेंट की कदर अब उनके जाने के बाद भी की जाएगी। दुनिया को अलविदा कहने वाले सुशांत के बाद अब इंडस्ट्री के तमाम टैलेंट्स के परिवारवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इसी के चलते बिहार के एक कोर्ट में एकता कपूर, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, यशराज समेत 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बहरहाल पहले सुनिए कि कंगना रनौत फिर अपनी बुलंद आवाज में इंडस्ट्री की बखिया उधेड़ती नजर आ रही हैं। पूरा वीडियो सुनिएगा जरूर, क्योंकि इसके बाद हम आपको कई वीडियो से मुखातिब कराएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी, मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की, मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गए, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत के दूसरे वीडियो के बाद अब आप आगे देखिए पूरे वीडियो में कि डायरेक्टर विवेक शर्मा ने कुछ अपने अलग और जुदा अंदाज में सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट किया है। इसी तरह हम आपको आज बॉलीवुड के कई पहलुओं से रूबरू कराएंगे। शांत हो जा सुशांत, हर कहानी का नहीं होता सुखांत। शांत हो जा सुशांत, क्या नेपोटिज्म करता है? यहां हर रोज कोई घुटन से मरता है। यह महाभारत है और बहुत से कर्ण हैं, कुछ काले हैं तो कुछ सवर्ण हैं। आवाज उठाएगा तो चक्रव्यूह में फंस जाएगा, इनकी चाटेगा तो फिल्म इंडस्ट्री का ब्लू टिक मिल जाएगा। अब भी समझ जा सुशांत, शांत हो जा सुशांत। ये बहुत बड़ा खानदान है, पूरा का पूरा कब्रिस्तान है। कितने टैलेंट निकल गया, तू इतने में पिघल गया। यहां जिसकी चड्डी ढीली
उसका अवार्ड पक्का है। तेरी प्रॉब्लम यह है कि तू उसूलों का पक्का है। अभी देख, मीडिया भरा पड़ा है, किस किस का जमीर मरा पड़ा है। जल गई चिता, मिट गया निशान, शांत हो गया एक टैलेंटेड सुशांत। मगर याद रखना, अब कर्मा आएगा, चुन चुन के हिसाब चुकाएगा। दोस्तों, आज एक और जहां महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर फिल्म इंडस्ट्री में बिजनेस राइवलरी के एंगल से जांच कराने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रोड्यूसर अभिनव सिंह ने भी सरकार से इस मसले पर बारीकी से छानबीन की अपील की है। अभिनव ने अपने फेसबुक पर सुशांत की मौत के बाद पोस्ट किया है और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े उन कड़वे सच को लेकर काफी बातें कही हैं जो एक्टर के मौत की वजह हो सकती है। बकौल पोस्ट, सुशांत की आत्महत्या ने इंडस्ट्री के उस बड़े प्रॉब्लम को सामने लाकर रख दिया है जिससे हम में से कई लोग डील करते हैं। वैसे वास्तव में ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे? मुझे डर है कि उनकी मौत मी टू की तरह एक बड़े मूवमेंट की शुरुआत ना हो। उनकी मौत ने यशराज फिल्म्स के टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने हो सकता है उन्हें आत्महत्या की तरफ धकेला हो। एक दशक से तो अभिनव खुद से ये सब झेल रहे हैं। वे आगे लिखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बॉलीवुड के हर मैनेजर और सभी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी कलाकारों के लिए मौत का फंदा होती है। ये सभी वाइट कलर्ड दलाल होते हैं और इनके साथ सभी इन्वॉल्व रहते हैं। इनका एक ही सिंपल मंत्र है, हमाम में सब नंगे और जो नंगे नहीं हैं उनको नंगा कर दो, क्योंकि अगर एक भी पकड़ा गया तो सब पकड़े जाएंगे। मेरा अनुभव इन सब चीज़ों से अलग नहीं रहा और मैंने भी शोषण और दादागिरी को झेला है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ दबंग के बाद के अगले 10 साल की कहानी। 10 साल पहले दबंग 2 की मेकिंग से मेरे बाहर निकलने की वजह ये थी कि अरबाज खान और सोहेल खान अपनी फैमिली से मिलकर मेरे करियर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे काफ़ी डराया धमकाया। अरबाज ने मेरा दूसरा प्रोजेक्ट भी बिगाड़ दिया, जो कि श्री अष्टविनायक फिल्म्स का था, जिसे मैंने उसके हेड मिस्टर राज मेहता के कहने पर साइन किया था। उन्हें मेरे साथ काम करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। मैंने श्री अष्टविनायक फिल्म्स को पैसे वापस दे दिए और फिर मैं वीएफकॉम पिक्चर्स में गया। उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस बार नुकसान पहुंचाने वाला सोहेल खान था और उन्होंने वहां के सीईओ विक्रम मल्होत्रा को धमकी दी। मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था और मैंने साइनिंग फीस 7 करोड़ रुपए 90 लाख इंटरेस्ट के साथ लौटाए। इसके बाद मुझे बचाने के लिए रिलायंस एंटरटेनमेंट सामने आया। हमने साझेदारी में फिल्म बेशरम पर काम किया। इसके बाद सलमान खान और फैमिली ने फिल्म की रिलीज में रोड़े अटकाए। बेशरम की रिलीज से ठीक पहले उनके पीआरओ ने मुझ पर खूब कीचड़ उछाले और मेरे खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाया। हालात ये हो गए कि डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरी फिल्म खरीदने से डर गए। खैर, रिलायंस इंडस्ट्री और मुझ में इस फिल्म को रिलीज करने की क्षमता थी, लेकिन यह लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाते रहे और फिल्म के बारे में बुरा कहते रहे ताकि ये बॉक्स ऑफिस पर ध्वस्त हो जाए, लेकिन ये जैसे तैसे 58 करोड़ कमा गई। इसके बाद कई सालों तक मेरे कई प्रोजेक्ट्स अटक गए और मुझे मारने के साथ साथ मेरे घर की फीमेल मेंबर्स के साथ रेप की धमकियां मिली। इस सब ने मेरे और मेरी फैमिली के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा चोट पहुंचाया और मेरा तलाक हो गया। मेरी फैमिली साल 2017 में पूरी तरह बिखर गई। उन्होंने इस तरह की धमकियां अलग अलग नंबर से टेक्स्ट मैसेज के जरिए दी थी। मैं सबूत के साथ साल 2017 में एफआईआर कराने पुलिस स्टेशन पहुंचा और उन्होंने इसे नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। जब ऐसी धमकियां आती रही तो मैंने पुलिस को फोर्स किया कि वे मैसेज भेजने वाले का पता लगाए, तो वे उन्हें सोहेल खान, जिस पर मुझे मैसेज भेजने का शक था, ढूंढ नहीं पाए। मेरी शिकायत अब भी ओपन है, जबकि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। बकौल पोस्ट, मेरे दुश्मन काफी शातिर और चालाक हैं और हमेशा मुझ पर छिपकर वार करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन 10 सालों में मुझे पता चल गया कि मेरे दुश्मन कौन है। मैं आपको बता दूं कि ये सलीम खान, सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान। वैसे तो छोटी मोटी कई मछलियां हैं, लेकिन सलमान खान का परिवार इस जहरीले तालाब का हेड है। वे किसी को भी डराने धमकाने के लिए अपने पैसे, पॉलिटिकल पावर और अंडरवर्ल्ड की ताकतों का मिलकर इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, जाते जाते हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इस इंडस्ट्री में फुहड़पन और अश्लीलता की किस हद तक चरम पर पहुंच चुका है। आज देश की आर्मी भी इसे अछूती नहीं है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आज मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों?
ऐसे लोगों की फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को उनकी पीढ़ी चलती आ रही हैं मूवी बनाते हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए, क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? यही सब तुम सिखा रहे हो सोसाइटी को? यही सब तुम दिखा रहे हो अपनी फैमिली के थ्रू? बड़ा धिक्कार है, बड़ी शर्म आती है ऐसी पेरेंटिंग पर, ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं तुम जैसे लोगों की। कभी गांव की भोली भाली महिलाओं के बारे में सेक्सुअल मूवीज बनाई जाती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोग, उसमें दिखाया जाता है कि गाँव की जो औरतें होती हैं वो कितनी कामुक होती हैं। कभी मामा के साथ भांजी, कभी चाचा के साथ भतीजी, कभी टीचर के साथ स्टूडेंट, कभी काम वाली के साथ उसका मालिक, कभी बाप के साथ बेटी। सिर्फ यही सिखाया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को? ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें खोलनी है, जाके अपने घर में खोलो, अपनी फैमिली में खोलो। मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। दुख तो इस बात है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसा कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड से इस बात को लेकर नहीं उठा, किसी ने एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है। अभी हाल ही में जो है इसकी कंपनी ने और उसने मिलकर एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसमें एक इंडियन आर्मी का कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। वो जाता है अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया है किसी डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती है अपने पति की एब्सेंस में और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है जिसपे कि नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इंडिकेशन दिया जाता है। कहाँ मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज में पुलिस वाले हों, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे तुम जिस मर्जी लेवल तक गिर जाओ, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आज ये वीडियो मैं यूनिफॉर्म एक ऑफिशियल स्टेटस के साथ बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने कर्नल साहब से भी बात करी है। कर्नल अवस्थी को मैंने इस बारे में सूचना दी है, वो बहुत गुस्से में है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल पी.के. पांडे साहब से मेरी बात हुई है, मेरी यूनिट के कैप्टन साहब के साथ, कुछ लेफ्टिनेंट्स के साथ इस बारे में डिस्कशन हुआ है, मेजर साहब से डिस्कशन हुआ है। हर कोई बहुत 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 डिसअपॉइंटेड है और डिसअपॉइंटेड होने वाली बात भी है। आप लोगों ने देश को मजाक समझा हुआ है क्या? फिल्म बनाने वालों, मूवी बनाने वालों, मैं चाहता हूँ सरकार को एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाए, ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार करार देके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए लंबे समय तक, ताकि भविष्य में आने वाले मूवी मेकर्स और डायरेक्टर्स उनको पता चल जाए कि यूनिफॉर्म के साथ और नेशनल एम्बलम के साथ ये लोग अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई औकात नहीं इन लोगों की इस टाइप का कोई खिलवाड़ करने की। और मुझे ऑफिशियली मेरे कर्नल साहब ने बोला है कि संदीप आप जाओ और इसको जो है सोशल मीडिया पे भी एक्सपोज करो ताकि लोगों को पता चले किस तरीके से लोग सरेआम यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नेशनल एम्बलम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं और देश चुपचाप देख रहा है, मजे ले रहा है, खामोश है। मीडिया सिस्टम, सेलिब्रिटी सब खामोश है। और मैं आज जाके एफआईआर लॉन्च करने जा रहा हूँ ऑफिशियली, ताकि ऐसे मूवी मेकर्स को पता चल जाए कि हिंदुस्तान बेवकूफ़ नहीं है। अगर इंडियन आर्म फोर्सेज अपने देश के लिए सीने पे गोली खा सकती हैं तो तुम जैसे लोगों को सीधा करना भी जानती हैं लीगल लेवल पे। मैं अपने देश के यूथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को बहिष्कार करें और प्लीज़ इनका मोटिव हल हो जाएगा। इन लोगों का मोटिव ये होता है कि इस टाइप की कंट्रोवर्शियल चीज़ें बनाएं, मीडिया में वो चीज़ें जाएं और जब इनकी कंपनी का नाम लें तो लोग उनकी ऐप्स को डाउनलोड करें, इनके वीडियोस को देखें ताकि ये पैसा कमा सकें। आपको कसम है भारत माता की, आपको पैदा करने वाली जननी की, आपके बच्चों की, आपके परिवार की, आप एकता कपूर से जुड़ी किसी भी ऐप को, किसी भी प्रोग्राम को नहीं देखोगे, इसका बहिष्कार करोगे ताकि इन लोगों को समझ में आ जाए देश इनके हिसाब से नहीं चलता, ये देश के हिसाब से और जनता के हिसाब से चलेंगे और जनता के टेस्ट के हिसाब से ही मूवी बनाएंगे। ये वार्निंग लिख देना कि इट्स अबव 18 और जिसको पसंद नहीं हो ना देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग की औकात क्या है कि तुम देश की आर्मी के साथ इस टाइप का खिलवाड़ करोगे? तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो, पड़ोसी देश अपनी कंट्री में ऐसे वीडियोस का मजाक बना रहा है, इंडियन आर्मी का मजाक बना रहा है,
जिस तरीके से तुमने दिखाया कि इंडियन आर्मी ऑफिसर की पैंट उतार के पीछे से स्लैप ले रही है, इंडियन आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ के जो है सेक्सुअल एक्सपोजर कर रही है, क्या चाहते हो तुम लोग? कौन सी दुनिया से आए हो? हिंदुस्तानी तो लगते नहीं हो, कौन से देश के गद्दार हो? अपनी सिटीजन से वापस देके देश को कहीं और चले जाओ ना। तुम्हें देश की आर्म फोर्सेस का अगर इतनी डिसरिस्पेक्ट करनी है तो। पहले भी तुमने एक मूवी बनाई थी जिसमें तुमने एक लेडी कैप्टन को इस तरीके से दिखाया था कि वो सेक्सुअली उल्टी सीधी एडल्ट बातें कर रही है। ये कुछ सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिटेल्स में भी आपको बताऊंगा इसके बारे में। बीइंग अ कमीशन्ड ऑफिसर, आई संदीप चपराना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफिसर ANO इंडियन आर्मी विंग, सभी हिंदुस्तान के कैडेट्स को ये आह्वान करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि एकता कपूर से जुड़ी किसी भी टाइप की ऐप को, मूवीज़ को, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स का बहिष्कार करें। और देश की जनता को मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसे लोगों को आप बढ़ावा ना दें। ये लोग देश में अश्लीलता फैला रहे हैं। आए दिन रेप के केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे लोग यूथ में, देश में, जवानों के बीच ऐसी अश्लीलता घोल रहे हैं, सेक्सुअल वीडियोस बना रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की युवा पीढ़ी को प्रोवोक कर रहे हैं कि ये भी जाएं और किसी के साथ सेक्स करें और रेप करें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, बचें। मैं अपने एडवोकेट मिस्टर पुष्कर खटाना के साथ जो FIR लॉन्च करने जा रहा हूँ, अगला अपडेट मैं आपको दूंगा कि पुलिस पहली बार में इस कार्रवाई पे क्या कहती है। उसके बाद जो भी अपडेट होगा मैं आपको टाइम टू टाइम सूचित करता रहूँगा। और थैंक्स करता हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, ताकि सिस्टम में बैठे लोगों तक, कानून बनाने वाले लोगों तक, जिन्होंने तक ये प्रावधान नहीं बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने चेंजेस नहीं करे हैं कि ऐसी काम करने वालों को कठोर से कठोर क्या सज़ा दी जा सके, जिसका ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं और मिसयूज़ करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस लड़ाई में आपको साथ देना तन मन से, धन से नहीं, क्योंकि मैं किसी ना तो कभी पैसा मांगा है, ना मैं पैसा लेने में, ना अपने चैनल्स पे वीडियोस पे एडवर्टीजमेंट लगा के पैसे गाने में बिलीव करता हूँ। बस अपना साथ बनाए रखें, यही मेरी ताकत होगी। थैंक यू सो मच। अपने देश के जवानों के सम्मान में और देश के आर्मी के सम्मान में इस वीडियो को वायरल करें। जय हिंद। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपको ऐसी ही खबरों से मुखातिब कराते रहेंगे। और हाँ, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना बहुमूल्य कमेंट भी जरूर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।